ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं जो लोग फितरत के करीब होते हैं वो सुखी रहते हैं। फितरत क्या है? फितरत हकीकत है। हकीकत क्या है? एक वहदानियत है। जी हाँ, ये तख्लीक की गई दुनिया अल्लाह रब्बे करीम मालिक है दोनों जहानों के। तो अगर हमारा ताल्लुक उससे जुड़ जाता है, मजबूत ताल्लुक जुड़ जाता है, तो बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं। और ये ताल्लुक जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान भी यही है। कोशिश की जरूरत। ज़्यादा शुरू में तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने एक जो सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लग रहा था, वो बाकी है भी बहुत अच्छा था, वो भी हम चाहेंगे हमारे बॉस से जो देखने वाले हैं उनकी भी। वैसे तो सारे पॉपुलर आपके सॉन्ग्स हैं, वीडियोस पे आ ही जाते हैं, लेकिन ये जो सॉन्ग आपने फैज़ल साहब का जो कि जिक्र भी किया, इकबाल बानो साहब ने भी इसको गाया था, हम देखेंगे, हम चाहेंगे अगर आप आज थोड़ा सा वो गुनगुना दें हमारे नाज़रीन के। मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं नौजवानों को स्पेशली कहूँगा कि आप जाके उसको ज़रूर देखें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हम देखेंगे और वो उसको समझने की कोशिश करें। जो मैंने उसमें इमेजेस दिखाने की कोशिश की है, तो मैं वो रावल टीवी के लिए स्पेशली कर रहा हूँ अभी भट्टी साहब के प्रोग्राम में। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरू पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जवाद भाई, आपने ये स्पिरिचुअल हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ये जब आपने शुरू किया, जैसे आपने पहले बताया कि हिट तो कोई और हुआ, लेकिन पहला आपका नगमा जो है अल्लाह मेरे दिल का मेरे, तो ये कैसे, ये भी कोई अंदर से कोई चीज, कोई आवाज आई या देखा चीजों को, दुनिया को, ये कैसे हुआ? भट्टी साहब, मैं चूंकि अभी भी समझता हूँ और उस वक्त भी समझता था, मेरे जितना अरसा मैंने जिंदगी गुजारी है, दुनिया चेंज नहीं हुई, दुनिया वैसी है। दुनिया में बहुत नाइंसाफी है, जुल्म है, वेज लेबर है, लोग अपनी नौकरियों के लिए झूठ बोलते हैं, उनको धोखे देने पड़ते हैं। पूरी दुनिया जो है एक ऐसा सिस्टम चला रही है जिसको मैं सरमायादाराना निज़ाम या कैपिटलिज्म कहता हूँ, जो लोगों के हकूक सलब कर रहा है, राइट्स उनके, वो लोगों को लगता है हम आज़ाद हैं, आज़ाद एक्चुअली है नहीं, सिस्टम की कैद में है। सही। तो उनसे जो बुराइयां जन्म लेती हैं वो मुझे हमेशा से तंग करती थी। अब जब मैंने अल्लाह मेरे दिल के अंदर किया, तो अगर आप उसका वीडियो देखें तो वो बिल्कुल सोशल
मैसेजेस दे रहा है। हाँ, मतलब वो कई चीजें उसके अंदर चल रही हैं। हाँ जी, आप देखें तो वो जब एक आदमी है, वो खुश होके भी नाखुश है, मतलब सब कुछ, हाँ सब कुछ है और कुछ नहीं। पैसे भी हैं उसके पास, लेकिन वो देख रहा है दुनिया में जब फिर रहा है तो कहीं पे लोग रोटी के लिए हाथ फैला रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। एक सड़क पे जो फकीर है वो फिर रहा है, वो भी लोगों से मांग रहा है। उसके अलावा फिर वो बीमारी देख रहा है अस्पतालों में, पागल खाने जाता है तो वो देखता है लोग बेयार और मददगार बैठे हुए हैं, उनको लोग छोड़ जाते हैं आगे। तो वो इस तरह की सिचुएशन जब वो देखता है तो वो मुतनफर हो जाता है। वो कहता है ये मैंने क्या एंजॉय करनी है जिंदगी। तो वो आखिरकार अपनी सारी चीजें फेंकता है, वो कहता है भाड़ में गया सब कुछ, और वो वापस चलता है कि चेंज के लिए, कोई रेवोल्यूशनरी किरदार अदा करने के लिए। और जाते जाते फिर वो वापस देखता है लोगों की तरफ कि आप क्या कर रहे हैं, आप भी कुछ करें। हाँ, मैसेज तो दिया, आप भी कुछ करें। बेसिकली गाना ये था। अब अल्लाह का नाम लेने से भट्टी साहब ये होता है कि तमाम लोग जो है ना, वो उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी तो होती है। जब आप उनके साथ ताल्लुक जोड़ते हैं ना ऐसे लफ्जों के साथ, तो आप फिर मैसेजेस ज्यादा स्ट्रांग दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे गाने हैं उनमें मजहबियत के बजाय, क्योंकि मैं मजहबों की लड़ाइयाँ नहीं चाहता जिंदगी में, मैं समझता हूँ अपने अपने लोग एंजॉय करें जिंदगी में उसके मुताबिक। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है ना, जिसमें इंसान एक दूसरे का दर्द महसूस करता है, वो बहुत जरूरी चीज है। और वो मेरे वीडियोस के अंदर अल्लाह का नाम लेने के साथ फिर वो चीजें जो है वो सोशल इश्यूज को उजागर करती हैं, लोगों के अंदर वो एहसास भी आपने सोशल ये इश्यूज भी बताए, और जो पाकिस्तान के मसाले, दुनिया के बल्कि मसाले सरमायादार निजाम। हाँ जी, दुख होता है कभी जब आप सोचते हैं, क्या दिल भर आता है, क्या फीलिंग्स करते, फिर कैसे उसको सोचते हैं कि करें? बड़ी साहब ये देखें ना, टेलीविजन के सामने बैठ गए आप, अगर मैं कह भी दूं कि जी नहीं, ये दिल भर आता, तो आम आदमी को ना लगेगा सब बोल रहे हैं, सब बोलते हैं। ये तो जो होता है अल्फाज जो है ना, जब आप झूठ बोलते हैं तो अल्फाज आपका साथ नहीं देते, ये सीधी सी बात है। तो बिलीव करें, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये क्या गोरख धंधा है, क्या मुसीबत है, ये क्या हो रहा है, लोग क्यों इस तरह रह रहे हैं और क्यों मजबूर है रहने पे। तो फिर वो सिस्टम जो है, आप उसको जो समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आप पूरी इकोनॉमी को देखते हैं, आप देखते हैं इकोनॉमी चलती कैसे है, किन लोगों ने उसको कंट्रोल करना होता है, किस तरह वो मजहब को और नेशनलिज्म को और चैरिटी को, इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अपने राइट्स के लिए खड़े ना हो सके। तो आदमी का दिल भर आता है, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि आदमी कर नहीं पा रहा होता, बेबस पाता है ना कुछ करनी। इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा फ्रीद है, इतना बड़ा जाइंट है उसमें से कोई। हाँ, वो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग वर्किंग क्लास के हैं, इनको खुद किसी दिन मिल के इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। और वो कब आएगा वक्त मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी अपनी जगह पे हर इंसान को उसके खिलाफ बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कुछ लोगों को कुछ दे भी रहा है, अगर वो बेनिफिशियरी बन भी गए हैं, तो वो कम से कम बाहर खुली आंखों से देखें तो सही इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ लोग कुछ महरूम भी बहुत सारे हो रहे हैं, महरूमियत ज्यादा बढ़ती है। पाकिस्तान में भी एक शोरा तालीम के हवाले से इस किस्म का आपने सोशल वर्क करने की कोशिश की थी, वो चल रहा है अभी सिलसिला? वो तो चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सोशल वर्क उस तरह तो मैं उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं चैरिटी फॉर द सेक ऑफ चैरिटी जो है ना, और वो एक सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम का इंटेग्रल पार्ट हो और सिस्टम को सपोर्ट करे। मतलब एक बुरा सिस्टम हो, चैरिटी उसको सपोर्ट कर रही हो कि यार आप ठीक हैं, बाकी काम हम कर लेते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दिस एनी मोर। मैं समझता हूँ कि लोगों के उनके अपने राइट्स के लिए खड़ा होना, उनके अंदर सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस होना और उनको अपने हक के लिए बाहर आवाज उठाना, इसको रोकती है चैरिटी। वो कहते मिल गया दर से, अब बैठ जाओ, वो फिर अगले दफा फिर मिल जाएगा। और उसके बाद लोग जो है वो भिखारी बनने में मजबूर हो जाते हैं और फिर वो एंजॉय क्या करते हैं। फिर मेरा ख्याल है कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता तो चैरिटी चलनी चाहिए, लोगों की दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपका असल एजेंडा जो है वो ह्यूमन राइट्स का होना चाहिए और राइट टू वर्क होना चाहिए। राइट टू वर्क भी इस तरह का कि तमाम लोग दुनिया में जो कुछ भी दुनिया में उगता है, जो कुछ भी दुनिया में बनता है, उस पर हर आदमी के दस्तरस हो, हर आदमी वो ले सके, उसको महरूमी का एहसास ना हो। क्योंकि जितने भी बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं वो फ्री सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, और वो इसलिए नहीं पैदा होते हैं कि उनको बताया जाता है कि जी आप इतना, आपको पता है आप इसके घर में पैदा हुए हैं तो आप इतना कर सकते हैं, बस आप इसके घर में पैदा हुए तो आप इतना कर सकते हैं, आपका सर्कल इतना बड़ा है, आपका तो भाई है ही नहीं, आप तो हाँ, आप अपना बेचारे छोटे मोटे काम करके जिंदगी गुजार लें बस। इसको मैं रिलेट अगर पाकिस्तान से करूंगा, पाकिस्तान में देखिए कितनी सूरत खराब है, हम भी देख रहे हैं रोजाना
कई मसाइल हैं। मैं मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, जाहिर है एज एन आर्टिस्ट आपका जाहिर है एफिलिएशन तो नहीं, लेकिन वहां पे कैसे सिस्टम ठीक, क्या कुछ चांसेस हैं या जो अब कुछ वहां पे हो रहा है, हुकूमत, अपोजिशन, नए इनकलाबी लोग, इनकलाबी बातें, उसमें कुछ चेंज आने के चांसेस हैं या ऐसे चलता रहेगा सिलसिला? बड़ी साहब, अगर आप मुझे इकोनॉमी के हवाले से पूछते हैं, अगर खालिस्तान में इकोनॉमी के लिए आपको बताऊं कि क्वेश्चन क्या है पाकिस्तान का, तो वो है लैंड रिफॉर्म्स का। पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर हमेशा बेस बनता है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के। वो किस तरह के, जब आपका जो किसान है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है हमारे मुल्क की, किसान जो है वो किसी की जमीन पे काम करता है, उसके बाद अपनी जमीन नहीं है, वो छोटा एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता। सही है, वो बेचारा सारी मेहनत करता है, किसी के लिए करता है, किसी के लिए मेहनत करता है, और उसको आधा उसको जाता है, थोड़ा सा इसके बाद मिल जाता है। सही। और बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ जिंदगी गुजारता है, सबको पता है इस बात का, कौन इसको नहीं जानता। सही। जिन मुल्कों में प्रोग्रेस हुई है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, उसमें हुआ ये था कि एग्रीकल्चर का सिस्टम इस तरह बनाया गया, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जागीरदाराना सिस्टम खत्म किया गया, फ्यूडल सिस्टम, लोगों को हकूक दिए गए कि वो अपनी अपनी जमीन पे काश्त करें, वो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी। उसके बाद वहां से एग्रो इंडस्ट्री लगी डायरेक्टली, क्योंकि जब लोगों को इंसेंटिव मिला तो इंडस्ट्री साथ ही लग गई। हर आदमी जान मारने को तैयार था, अपना काम था, अपना प्रॉफिट लेना है। एग्रो इंडस्ट्री लगी, और उस एग्रो इंडस्ट्री के बाद बाकी इंडस्ट्री आहिस्ता इन प्लेस है। पाकिस्तान उस दौड़ में है ही नहीं, पाकिस्तान में इंडस्ट्री है ही नहीं। तो पाकिस्तान में अगर कोई आदमी लैंड रिफॉर्म्स की बात नहीं करता, और पाकिस्तान में अगर कोई आदमी गरीबों के लिए रेडिकल किस्म का प्रोग्राम नहीं देता, इस तरह का कि वो कहे कि जी जो गरीब आदमी है वो, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि बजट पाकिस्तान का हम डबल कर देंगे, या हम कहें जी कि आपको सबको जो है ना हम कम से कम 2 रुपए ज्यादा दे देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको कहें कि हम आप वही सड़कें होंगी आपके इर्द गिर्द भी जिस तरह की शहरों में, इंफ्रास्ट्रक्चर वही आपको मिलेगा जो इधर है, ये कहता नहीं है कोई, कह नहीं सकते, कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसके आगे नहीं करने को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर लेकिन इसका इतना रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम देना पड़ता है कि उनको लगता है कि हमें मार ही ना दिया जाएगा। ये तो वैसे खूनी इनकलाब ही हो सकता है, और तो कोई तरीका इसका है नहीं। देखिए, खूनी इनकलाब या बगैर खून के इनकलाब, लेकिन इनकलाब मेरे ख्याल में वाहिद रास्ता है पाकिस्तान के अंदर, और ये तरीका नहीं है इसका और हल करने को। भट्टी साहब, और लेकिन जवाब साहब देखें, सारी दुनिया में तो ये कुछ हो रहा है ना। दुनिया में हुआ कहाँ पे है? नहीं, ये हालात जो है, अगर यहाँ भी हम हैं तो कोई ना कोई एक्सप्लॉइट हमें भी कर रहा है। इधर तो नेक्स्ट स्टेज इस्तेसाल तो हो रहा है ना, इधर तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन है ना जी। हमारे मुल्क में तो पिछला रेवोल्यूशन नहीं आया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमेरिका कनाडा की हम बात नहीं करते, क्योंकि कनाडा तो अमेरिका की ही टोटल जो डोमिनेशन है कहीं ना कहीं। नहीं, डोमिनेशन के अलावा उनका जो पॉलिसीज, हाँ, वो उस तरह चल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी। ये डोमिनेशन आ गए कहीं, पॉलिसी उसके मुताबिक चलाते हैं। लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर वाज एक्चुअली व्हाट, फ्यूडल्स की और इंडस्ट्रियलिस्ट की जंग थी, और आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको गलबा पाया, और अमेरिका जो है वो आज जो है वो है। अगर अमेरिका में सिविल वॉर ना होती, या उसका पलड़ा जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट की तरफ चला जाता, तो अमेरिका आज वो ना होता जो है, सबको पता। प्रॉब्लम तभी भी देखें जो आने वाली है, वो नेक्स्ट स्टेज है, आने वाली है, तो नेक्स्ट स्टेज है ना, और वही फूड की आने वाली है। अभी जो आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं, दुनिया भर में या तो पानी का मसला हो जाए, खाने का मसला हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के हवाले से भी खासतौर पर बड़ी रिपोर्ट्स आ रही है। तो फिर हम नेसेसरी स्टेजेस देखेंगे, तो अगर दुनिया में हम चले हैं तो सबसे पहले मोनार्कीज थी, फिर फ्यूडलिज्म था, फिर कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म की नेक्स्ट शेप भी है, डेफिनेटली है, वो एक एग्लिटेरियन सिस्टम है। इस मुल्क के अंदर पहले से शुरू हो गया हुआ काम, आपको पता ही होगा। लेकिन हम तो ट्रेन पहले वाली ट्रेन पे नहीं चढ़े, हम तो फ्यूडल सिस्टम के ऊपर बैठे हुए। तो क्या आपको ख्याल नजर आता है? वैसे वहां भी ये भी बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली बात है कि जब बैठ के हम बात करें, हम टॉक शोज भी देखते हैं, एंकर्स बहुत बातें करें, अखबार में सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो शायद निश्तन और गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात मुझे तो लगती है। पाकिस्तान में एंड तो कोई नजर आ नहीं रहा, कोई भी सीरियसली काम करने को तैयार ही मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है ना जी, वो उसके खिलाफ इंसानों को कम से कम खिलाफ नहीं, उसके बारे में बिल्कुल ओपनली पॉलिटिकली कॉन्शियस होकर बात करनी पड़ेगी, और उसमें स्टेक इन्वॉल्व होगा लोगों का। लोग खतरा ये वाला लेना नहीं चाहते कोई भी ज़ाहिर, और वो उनको पता है कोई मार मूर दिया जाता है, कोई किसी को बम ब्लास्ट में किसको तो ऐसे जो किसको नहीं मार दिया जिसको पता नहीं। आप कहीं से देख लें, चाहे वजीर आजम थे साबका या जो लोग भी थे, और कोई नामो निशान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको मारा है तो उनको पता नहीं चलता। लेकिन बड़ी साहब, फिर भी हैविंग सेड ऑल दिस, मतलब जो भी मैंने बोला है, आखिरकार आपको रेवोल्यूशन के बगैर पाकिस्तान में अगर कोई कहता ना मैं रिफॉर्म्स कर दूंगा,
और मैं पाकिस्तान में बेहतरी ले आऊंगा। तो मैं कहता हूँ यार वो बेहतरी अगर यही है कि एक आदमी वही गंदा पानी पी रहा है और उस आदमी का बच्चा उसी गंदे से स्कूल में जा रहा है बल्कि जा ही नहीं रहा, उसके घर में थोड़ी सी रोटी ज्यादा आ गई है या उसको थोड़ी सी दवाई तो थोड़े पैसे ज्यादा आ गए हैं, लेकिन उसको बड़ी बीमारी होती है तो उसको पैसे नहीं है, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई इनसे पूछें, कोई ऐसा टाइम फ्रेम आपको दें कि इतने सालों बाद 5 साल 10 साल ऐसा हम वक्त लेके आएंगे, ऐसा हमारा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, ऐसा हम मुसीबत डाल देंगे पाकिस्तान में कि हर आदमी के पास एक घर में मोटरसाइकिल होगी, तो ये वो टाइम फ्रेम नहीं दे सकते सही कि एक पाकिस्तानी के पास एक मोटरसाइकिल लेने की इस्तात तक ये टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। तो इन्होंने कौन सा पॉलिटिक्स करनी है इन सब मतलब इसका मतलब हम पर उम्मीद तो हैं और रहें, लेकिन चेंज आने के कुछ चांसेस नहीं। मुझे लगता है कि चेंज आएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो रेवोल्यूशन के जरिए आएगा। और रेवोल्यूशन में आपको भी कह रहा हूँ कि ये एक नेसेसरी स्टेज होती है। हम इसको समझते हैं कि शायद ये कोई बुरी चीज है दुनिया में। इंग्लैंड के अंदर भी आई थी, अमेरिका में भी आई थी, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क हैं उन सब में रेवोल्यूशन के जरिए ही ये टॉपल हुआ था। आप हिस्ट्री पढ़ लें तो ये इसके बगैर हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है। अब आप इंडिया को देख लें, इवन इंडिया में 45 to 50 करोड़ जो है ना उनकी मिडिल क्लास है, जो कंज्यूमर उनकी मार्केट है, उन कंज्यूमरिज्म के ऊपर बेस करके जो उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्री भी बनाई है। लेकिन 60 करोड़ लोग उनके अभी भी गरीब हैं। क्या करना है उन्होंने? उनका कैपिटलिज्म तो वो ले आए हैं, बिल्कुल सही, इंडस्ट्री भी आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन आप इंडिया में आम आदमी की हालत देखें, वो कितना अच्छा रिफॉर्म्स करेंगे, आप कितना लेंगे और क्या आप कहेंगे कि ये गरीब आदमी जो है ये वैसा ही हो जाएगा जैसा बाकी बॉम्बे के अंदर या दिल्ली के अंदर? नहीं दे सकते आप। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जरूरत है और ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बदला जाएगा, तो उसके बाद लोगों के हाथ में पावर आएगी, आम आदमी के हाथ में। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि हमारे आर्टिस्ट कितने बाखबर भी हैं और किस किस मौजू पे कमांड रखते हैं। जवाद साहब से तो बहुत आप सारा दिन बात करते रहे तो खत्म नहीं होगी, और बहुत से दलाल के साथ तकरीबन हर टॉपिक पे हम इनसे बात भी करते हैं और मुतमईन भी हमें करते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ हम और गुफ्तगू करेंगे, इनके आने वाले फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो शो हुआ उस हवाले से। देखते रहिए रावल टीवी, या आपका अपना टीवी है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।